हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर ये मुगलों की जो सीरीज़ है, आज लेक्चर है इसका भाग 4 और आज आप पढ़ेंगे पानीपत युद्ध के बारे में। ठीक है, तो गाइज़, भारतीय इतिहास में पानीपत 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड और पानीपत थर्ड। पानीपत फर्स्ट पर आज का ये लेक्चर है और पानीपत सेकेंड के बारे में और थर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी जान लीजिए। पानीपत जो सेकेंड था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत थर्ड हुआ था अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच। ठीक है, तो गाइस, तीनों ही पानीपत भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तीनों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। ठीक है, पानीपत फर्स्ट में बाबर के रूप में मुगलों का आगमन होता है। पानीपत सेकंड युद्ध के बाद मुगल यहाँ पर स्थिर होते हैं क्योंकि हेमू हार जाता है और अकबर राजा बनता है। ठीक है, और पानीपत थर्ड में जो मराठा साम्राज्य एक तरह से पूरे पीक पर था, वो वहाँ पर अपने पतन की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में तीनों ही पानीपत के युद्ध महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तीनों युद्धों ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन यहाँ पर संभव किए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पानीपत के युद्ध प्रथम पर। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और गाइस, स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लियर, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो आपकी स्क्रीन पर है। ये हुआ था 20 अप्रैल 1526 को। इसमें जो दो सेनाएं लड़ी थी, एक बाबर की सेना थी और दूसरी इब्राहिम लोदी की। तो गाइस, जैसे ही मैंने आपको बताया कि बाबर किस प्रकार से मध्य एशिया से भारत में आया, तो जैसे ही वो भारत में आता है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे होते हैं लोदी। ठीक है, और लोदियों का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध और टकराव निश्चित हो चुका था, तो इसलिए पानीपत प्रथम हुआ। ठीक है, तो गाइस, इसमें जो सेना की अगर बात की जाए तो थोड़ा जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बताई गई है 1 लाख सैनिक थे और साथ ही साथ इसके पास यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा हाथी थे। ठीक है, इसके अलावा गाइस, अगर बाबर की सेना की बात की जाए तो बाबर केवल 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी को पार करता है। ठीक है, लेकिन गाइस, ये पूरी तरह से पर्टिकुलर निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लोदियों की बात की जाए तो लोदियों के पास ये जो 1 लाख सैनिक और 10,000 हाथियों की बात की गई है, ये निश्चित तो थे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इनके सामंतों की सेनाएं भी होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या काफ़ी बड़ी थी। और अगर बाबर की बात की जाए तो बाबर के पास भी देखिए इतने लोग तो उसके साथ आए थे, लेकिन बहुत सारे उन राजाओं की सेना भी थी जिनको ये हराता हुआ आया था और साथ ही साथ जिन लोगों ने इसे बुलाया था। ठीक है, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको सहयोग दिया होगा। तो इस प्रकार से जो इतिहासकार है वो निश्चित नहीं है कि इतनी ही सेना निश्चित थी, इससे अधिक भी सेना थी यहाँ पर। क्लियर। अब गाइस देखिए, ये युद्ध कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण। बाबर ने यहाँ पर युद्ध की एक नई शैली अपनाई जो थी ठोस रक्षा प्रणाली, क्योंकि इससे पहले जितने भी सेंट्रल एशिया से हमलावर आते थे, चाहे वो गजनवी हो, गोरी हो, ठीक है, तो गाइस ये सभी गतिशील युद्ध शैली का प्रयोग करते थे। अब थोड़ा ये जान लीजिए कि गतिशील शैली क्या होती है। तो इसमें क्या होता था कि जो भी हमलावर होता था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता था अपनी सेना लेकर, ठीक है, फिर बहुत तेज़ी से पीछे हटता था। तो इससे क्या होता है कि जो सत्ता होती थी जिसके ऊपर आक्रमण होता था वो समझ नहीं पाती थी कि युद्ध किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, और फिर जब वो वापस लौटते थे, वापस लौटते समय जो भी कमज़ोर लोग होते थे उनको बुरी तरह मारकाट मचाते थे और उनके अंदर भय पैदा करते थे। ठीक है, तो ये शैली थी गतिशील। लेकिन बाबर ने यहाँ पर इस शैली को नहीं अपनाया, उन्होंने यहाँ पर स्थिर शैली को अपनाया। अब ये स्थिर जो शैली है वो जान लीजिए, इसे कहते हैं ठोस रक्षा प्रणाली। ठीक है गाइज, जो लोदी यहाँ का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था, वो इस शैली से कभी भी परिचित नहीं था कि ये ऐसा भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमलावर थे मैंने आपको बता दिया है कि वो गतिशील शैली का प्रयोग करते थे, अर्थात बहुत तेज़ी से हमला करते हुए आगे बढ़ते थे और बहुत तेज़ी से फिर पीछे हट जाते थे। क्लियर। और उसके बाद क्या करते वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ठोस रक्षा प्रणाली एक्चुअल में थी क्या। देखिए, इसके लिए बाबर ने क्या किया कि अपनी जो सेना थी, ठीक है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को अपॉइंट किया, एक को नियुक्त किया पानीपत नगर में, जहाँ पर बहुत सारे भवन थे उस समय। ठीक है, इससे क्या होता था कि ये लोग भवनों का सहारा ले सकते थे अपनी सुरक्षा के लिए। और दूसरी टुकड़ी की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक खाई बनाई, खाई में पेड़ों की डालियाँ और टहनियाँ भर दी, ठीक है, जिससे वो इनके लिए सुरक्षा का काम करे। तो सेना को 2 प्रकार से विभाजन करना, उनको इस प्रकार से अपॉइंट करना, नियुक्त करना, ठीक है, युद्ध के मैदान में। और साथ ही साथ इनके पास अभी एक चीज़ आपको आगे बताई जाएगी, तोप। ठीक है, तो तोपों का भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो गाइस, ये तीनों प्रकार से इन्होंने अपनी सेना को एक तरह से स्थायी करके नियुक्त किया, जबकि लोदी सोचता था कि वो लोग तेज़ी से आएंगे, हमला करेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बाबर ने एक और चीज़ प्रयोग की, वो थी अपनी गाड़ियों को आपस में बांध देना।
ठीक है। इसने क्या किया, सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ियों को आपस में बांध दिया और उससे क्या हुआ कि उस पर तोपें रखकर इन्होंने तोपों का यूज़ किया। ठीक है। इसका फ़ायदा ये मिला कि तोपें आराम से एक जगह से आगे पीछे की जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भारत में तोपें प्रयोग नहीं की गई थी। पहली बार बाबर ने यहाँ पर तोपखाने का प्रयोग किया और बारूद का प्रयोग किया। हालांकि बाबर ने बताया है कि इससे पहले भी इसने एक छोटा सा युद्ध था यहाँ पर 1518 से 1519 का टाइम बताया था कि भिड़ा के किले पर जब इसने आक्रमण किया था तो वहाँ पर तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तो गाड़ियों को आपस में बांध देना, उन पर तोप रखकर चलाना, ये भी इसने प्रयोग किया जो कि इसके लिए काफ़ी कारगर रहा। ठीक है, इसे बोला गया है कि गाड़ियों पर तोप चलाने के लिए इसने वक्स भित्तियों का प्रयोग किया था। तो ये टर्मोलॉजी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये यही है कि आप आज भी देखते हैं कि 2 पहियों, और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 4 पहियों की गाड़ी है, उसके ऊपर तोपों को रखा गया है। ठीक है, इससे क्या था कि तोप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकती थी। क्लियर, आगे पीछे की जा सकती थी ताकि विरोधी को चकमा दिया जा सके। ठीक है गाइज, इसके लिए इसने उस समय के सबसे शानदार जो कमांडर थे, तोपची सैनिक थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, उनका भी इस युद्ध में इसने प्रयोग किया था। ठीक है, उनकी भी मदद ली थी। क्लियर, और ये दोनों ही उस्मानी थे, याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये 7 से 8 दिन लगातार छोटी मोटी झड़प होती रहती है। इन झड़पों के बाद अब इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है वो तैयार होती है एक बड़े युद्ध के लिए, विनाशकारी के लिए। और गाइस, अब दिन आता है जो आपको पहले डेट बता चुके हैं। ठीक है, तो पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। यह लड़ाई 2 से 3 घंटे तक लगातार चलती है और इन 2-3 घंटे में ही इस लड़ाई का निर्णय हो जाता है। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत शानदार तरीके से लड़ी, बहादुरी से लड़ी और लगभग उसके बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक लड़ते हैं। ठीक है, बताया यह भी जाता है कि अंतिम समय तक इब्राहिम लोदी के आसपास 5000 से 6000 सैनिक नियुक्त रहे थे। ठीक है, वो ताकि लोदी को मारा ना जा सके। ठीक है, लेकिन फाइनली लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ इस युद्ध में मारा जाता है। क्लियर, दरअसल ये हार केवल लोदियों की नहीं थी बल्कि पूरे अफगान पठान समुदाय की हार थी। ठीक है, इसलिए आप भारत के अंत तक देखेंगे, जब मुग़ल यहाँ पर अंत तक शासन करेंगे, हमेशा अगर उनका सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया तो वो भारत के पठानों ने किया, चाहे वो शेर शाह सूरी के रूप में हो या फिर बाकी पठान राजाओं के रूप में हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि इस विजय का जो श्रेय बाबर ने दिया था वो अपने अर्चरों को दिया था, तीरंदाजों को दिया था, न कि तोपखाने को दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए गाइस, आपको पहले बता चुके हैं कि लोदी 1000 से ज़्यादा हाथी लेकर इस युद्ध में आया था, लेकिन बाबर ने इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। तो ये भी आपको बात याद रखनी होगी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को और जान लेते हैं। तो गाइस, इस लड़ाई का निर्णय ये हुआ कि बाबर, जिसके पास अब तक बहुत कुछ नहीं था, ठीक है, भारत में उसे दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का खजाना था आगरा के अंदर, वो भी यहाँ पर बाबर को मिलता है, जिससे उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हुई। एक और चीज़, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हुमायूं ने यहाँ पर बाबर को कोहिनूर का हीरा दिया। ठीक है, ये कोहिनूर का हीरा उसने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, और गाइस, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर इस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर कह गए पुकारा गया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये युद्ध जीतने के बाद उसने अपने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया, तो इस कारण उसे कलंदर भी कहा गया। ठीक है, और इस युद्ध के अगर प्रत्यक्षदर्शी की बात की जाए तो स्वयं गुरु नानक देव जी थे। ये ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो पानीपत फर्स्ट था उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, गुरु नानक देव जी थे। और गाइस देखिए, कई इतिहासकार कहते हैं कि ये निर्णायक लड़ाई थी, तो ये लड़ाई निर्णायक नहीं हुई, बल्कि ये लड़ाई एक तरह से एक शुरुआत थी। ठीक है, एक नए दौर की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई थी यहाँ पर और मुग़लों का आरंभ हुआ था। ठीक है, मुग़ल पूरी तरह स्थापित नहीं हुए। बाबर ने लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी, एक आपको आज बता दी है, आगे की 3 आपको अगले वाले लेक्चर में बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हुमायूं भी पूरी तरह से लगभग स्थिर नहीं हो पाया। ठीक है, बार बार शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया, फिर बाहर चला गया। उसके बाद जब अकबर आता है तो अकबर के टाइम पर मुग़ल यहाँ पर स्थिर होते हैं, वास्तविक शासक बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इतिहासकार बोलते हैं कि ये लड़ाई निर्णायक थी, तो निर्णायक नहीं थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी, बस ये एक नए युग का आरंभ थी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितने पॉइंट आपको बताए, वो सब समझ में आए होंगे आपको। और गाइज़ फटाफट कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं वो बताइए। इस वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट के बारे में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की 3 वीडियो जो होंगे और पूरा मुगल साम्राज्य आपको इस प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज ही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।